तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फिजन पढ़ा था, अब हम लोग फ्यूजन देखते हैं, है ना। तो फिजन जैसे यूरेनियम का पढ़ा हमने, तो अब आते हैं हम लोग फ्यूजन रिएक्शन के लिए। लेकिन इस फ्यूजन में सबसे पहले हमको देखना है कि इसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं। तो पहला तो एक एडवांटेज ये है कि इससे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, है ना। तो नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं तो उनको डिस्पोज करना बहुत आसान काम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज है कि जो फिजन रिएक्शन था, तो फिजन में क्या था कि जो एनर्जी गैप था ऑलमोस्ट, जो इससे बनेंगे ना 0.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, अप्रॉक्स 0.8 मेगा इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियन एनर्जी जनरेट हो रही थी। तो टोटल न्यूक्लियस कितना है 235, तो ऑलमोस्ट इसका मल्टीप्लाई करोगे ना, हमने बताया 200 के आसपास, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन बोला था। तो ये पर न्यूक्लियन 0.8 है, तो 235 न्यूक्लियॉन्स हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो वो तो टोटल की बात होगी, लेकिन पर न्यूक्लियन कितना हुआ 0.8। जबकि जो फिजन रिएक्शन होता है, फिजन के कंपेरिजन में जो फ्यूजन रिएक्शन होता है, और फ्यूजन में ये जो एनर्जी गैप होता है ये ऑलमोस्ट 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन्स है, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। तो पर न्यूक्लियॉन किसकी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, इसकी या इसकी? ऑब्वियस है, ये फिजन वाला केस है और ये फ्यूजन वाला केस है। तो फ्यूजन में पर न्यूक्लियॉन ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इसका मतलब है, और ये ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अब जी ज्यादा अच्छा रहेगा तो अब हम जरा इसको समझें, है ना, कि ये पॉसिबल भी है कि नहीं है। तो फिजन तो हमने देख लिया, आजकल तो फिजन परमाणु रिएक्टर्स जो होते हैं, है ना, वो सब परमाणु संयंत्र जहां से लाइट वाइट बनता है, तो वो तो काम कर ही रहे हैं। तो वो किस पर बेस्ड थे? फिजन पर बेस्ड थे। अब फ्यूजन की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जो एनर्जी रिलीज है फ्यूजन, तो फ्यूजन ऑफ ड्यूटेरियम न्यूक्लियस की हम बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस जो ड्यूटोरियम है उसके लिए हम लोग फिजन रिएक्शन की बात करें तो जैसे ये ले लिया 1H2 + 1H2 2He3 0 1 N1, ये इसका रिएक्शन होगा, है ना। तो ये इसका रिएक्शन हुआ और ये नॉन रेडियो एक्टिव है, इसको आराम से आप डिस्पोज कर सकते हो। वहां पर भी न्यूट्रॉन निकल रहे थे, वहां 3 निकल रहे थे एक यूरेनियम से, है ना, यहाँ पे एक ही निकल रहा है। अब क्वेश्चन ये होता है कि जो है ये रिएक्शन कैसे करेंगे। तो इसमें एक तो अजम्पशन हमारा ये होता है कि जो 1H2 मतलब ये ड्यूटेरियम जो न्यूक्लियस है इनिशियली इनफाइनाइट सेपरेशन पर है, और इस पर भी प्लस चार्ज होगा, इस पर भी प्लस चार्ज होगा, न्यूक्लियस है ना तो पॉजिटिव ही होगा। तो जब ये इनफाइनाइट सेपरेशन पर है और जब ये पास में आएंगे, कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, तभी तो दूसरा कोई प्रोडक्ट बनेगा, है ना। क्योंकि हमने वहां पर भी आपको रिएक्शंस बताया था, न्यूक्लियर में एक टारगेट होता है, एक इनकमिंग पार्टिकल्स होता है, तो कोलिजन तो होना ही है। तो अब जब ये दोनों इनफाइनाइट सेपरेशन पर मानेंगे, अब एक कोलिजन होगा तो मैक्सिमम जो एनर्जी लॉस हो सकता है क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो जाए। इलास्टिक होगा तब तो एक दूसरे को ट्रांसफर कर देता था वेलोसिटी, लेकिन परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाएगा तो उस केस में इनका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, खत्म। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ऐसे भी कह सकते हैं जब या कोलिजन ना होगा, या मान लो कोलिजन नहीं बहुत पास आ गए, क्लोजेस्ट आ गए, तो ये जो इनिशियल इसकी काइनेटिक एनर्जी रही होगी हाफ एम बी स्क्वायर इनफाइनाइट सेपरेशन से हमने प्रोजेक्ट किया, और जब इनके बीच सेपरेशन लगभग कितना बचा, न्यूक्लियॉन्स यानी 10⁻⁻15 मीटर। इससे और ज्यादा और क्या अप्रोच हो सकता है, ठीक है ना, इससे ज्यादा क्लोज तो नहीं हो सकते। तो ये 1 फर्मी के सेपरेशन पर आ गए, तो इसका मतलब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो किस में बदल गई, पोटेंशियल एनर्जी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ पर आपने 2 of ½ mv² = 1/4πε0 EE 10⁻⁻5 ये लिख दिया। अब पता चला कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है, मान लो इतनी काइनेटिक एनर्जी कहाँ से गेन करेगा ये, तो कहाँ से गेन करेगा, तो मान लो इसको हमने थर्मल एनर्जी से रिलेट कर दिया, है ना, BRMS√3 होता है ना, तो उसी तरह से स्टडी किया। तो मान लीजिए उसके फॉर्म में हमने इसको लिखा ½ mv², काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ 3/2 kT। तो जब 3/2 kT हो गया, यहाँ 1/4πε0 E का स्क्वायर, k Q1 Q2/R वाला फॉर्मूला लगाया, दो चार्ज पार्टिकल का एनर्जी जो होता था वो k Q1 Q2/R वो वाला फॉर्मूला लगाया। तो ये R इतना, इससे सॉल्व किया तो ये लगभग 10⁸ यानी 10⁸ केल्विन आ गया।
तो ये तो टेम्परेचर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है तो इसका मतलब है कि इनको कोलिजन कराने के लिए, मिलाने के लिए कम से कम इतनी वेलोसिटी इसको मिलना चाहिए। अब वेलोसिटी कैसे बढ़ेगी? हम टेम्परेचर बढ़ा के काइनेटिक एनर्जी बढ़ा सकते हैं। भाई इससे हमने इसको लिखा तो उल्टा करो तो इससे इसको लिख सकते हैं। तो यानी टेम्परेचर बढ़ा के हम काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं। अब ये टेम्परेचर तो इम्पॉसिबल है तो फिर ये रिएक्शन भी इम्पॉसिबल होगा। तो ये रिएक्शन कहाँ संभव है? तो दिमाग में आइडिया आया कि चलो ऐसा करते हैं कि जो फिजन रिएक्शन होती है उसमें भी तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, पर न्यूक्लियन भले ही कम है लेकिन टोटल तो बहुत ज्यादा होती है ना। जैसे यूरेनियम में क्या होता है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक न्यूक्लियस के ब्रेक होने से होता है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज कर सकता है। तो आइडिया आया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि स्टार्टिंग में क्या किया जाए, पहले फिजन रिएक्शन स्टार्ट की जाए और उसके बाद फिर फ्यूजन होने दो। क्योंकि जब उसका इतना टेम्परेचर हो जाएगा तो इससे काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी और फिर फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा तो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हार्मफुल भी नहीं है क्योंकि इसमें नॉन रेडियो एक्टिव मटेरियल बनते हैं। तो ऐसा सोचा गया, लेकिन अभी हवा में तो नहीं। अब जो ये टेम्परेचर है या जो फिजन रिएक्शन है, तो फिजन रिएक्शन वो हवा में तो नहीं करा लोगे, उसके लिए तो रिएक्टर्स तैयार करे जाते हैं। तो जो फिजन रिएक्शन के रिएक्टर्स हैं वो तो तैयार हैं, लेकिन फिजन के साथ साथ जब फ्यूजन कराना हो उसके रिएक्टर्स अब तक तैयार नहीं हो पाए। अब तक उसके कोई रिएक्टर्स तैयार नहीं हो पाए। हाँ, यदि ऐसा कुछ बन जाता है, अभी इस पे रिसर्च चल रहा है। फिजन रिएक्शन के रिएक्टर तैयार हैं, फ्यूजन रिएक्शन के रिएक्टर्स पे रिसर्च चल रहा है, अभी तक कोई ऐसा रिएक्टर नहीं तैयार हुआ है। कहने का मतलब हुआ यदि कल के दिन ऐसा कुछ हो पाएगा तब तो फिर बहुत अच्छा है। फिर जो हमारा डीजल पेट्रोल का समस्या है वो सारा खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? बिल्कुल थोड़ा सा आपने फिजन रिएक्शन के लिए उसमें कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल डाला, बैटरी ऐसी कुछ डिजाइन कर दी जाएंगी और जैसे ही वो फिजन रिएक्शन स्टार्ट हुआ फिजन बंद हो गया, फ्यूजन शुरू हो गया क्योंकि उसने टेम्परेचर बढ़ा दिया और फ्यूजन रिएक्शन हो गया। अब फ्यूजन चलने दो फिर उसके बाद क्या, कंटिन्यूसली आपको एनर्जी मिलती रहेगी और ज्यादा एनर्जी होती है और ये कंट्रोल वे में होती है। और ये क्या होती है? कंट्रोल वे में। फिजन में तो कंट्रोल वे में नहीं होता है, उसमें तो हमें क्या करना था, हमने उसको एब्जॉर्ब कराया था दो न्यूट्रॉन को और एक को हैवी वाटर से पास कराया था। तो यहाँ पर फिजन करा के फिर फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इसका अभी तक रिएक्टर तैयार नहीं हुआ। हाँ, कल के दिन ऐसा हो जाएगा तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक बार बैटरी बना दो, जो अभी हम लोग बैटरी जो कार लेके आते हैं तो उसमें पहले से इनबिल्ड बैटरी आएगी और वो बैटरी हमेशा चलती रहेगी है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, वो क्योंकि वो तो खत्म ही नहीं होना है ना। लेकिन ऐसा अब तक पॉसिबल नहीं हो पाया। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और वो क्वेश्चन जो है वो फिजन से रिलेटेड है, फ्यूजन का नहीं, फिजन का है। क्वेश्चन है कि एज्यूमिंग दैट स्प्लिटिंग यूरेनियम 235 न्यूक्लियस लिबरेट्स 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो आपको फाइंड करना है तो एनर्जी लिबरेटेड इन द फिजन ऑफ 1 kg यूरेनियम 235। तो 1 kg यानी एक यूरेनियम का न्यूक्लियस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 kg में कितने यूरेनियम 235 होंगे निकाल सकते हो। तो हमने लिखा 1 न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 235 इतना एनर्जी। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो पहले 1 kg में, 1000 बाई 235, ग्राम ग्राम में बदल कितने मोल आए, और एक मोल में कितने इसके न्यूक्लियस होंगे एवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो टोटल एनर्जी कितना हुआ, ये टोटल यूरेनियम न्यूक्लियस हो गए, इतने नंबर यूरेनियम होंगे और एक यूरेनियम से कितना निकल रहा है 200। तो मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी आना है सो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है ऑल्सो फाइंड मास ऑफ कोल रिक्वायर इक्विवेलेंट टू फाउंड इन पार्ट ए, कैलोरीफिक वैल्यू 30 किलोजूल पर ग्राम। मतलब 1 ग्राम कोल से उसमें इतना यूरेनियम है कि 1 ग्राम कोल से 30 किलोजूल एनर्जी लिबरेट होता है। तो अब बताइए, जब हमारे पास इतना एनर्जी है तो इसके करस्पॉन्डिंग कितने ग्राम चाहिए। तो अब आप कैलकुलेट करो। तो जो कोल का मास निकालना है तो इतनी एनर्जी से 30 किलो जूल के कितने ग्राम बनेंगे, ऐसे कह लो कि 30 किलो जूल से 1 ग्राम, तो इतने से कितना होगा। तो आप निकालो, ये जो एनर्जी है ये तो हमने ज्यों का त्यों लिखा, बस ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इसको हमने जूल में बदला। तो 1.6 10 की पावर -19 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जूल आ गया। और ये किलो जूल है 30, तो 30 किलो जूल को 10 की पावर 3, तो ये पर ग्राम है तो उतने क्या आ जाएंगे ग्राम। तो ये सेकेंड का आंसर आ गया।
अगला कह रहा था मास ऑफ यूरेनियम 235 आइसोटोप ड्यूरिंग एक्सप्लोजन ऑफ एटॉमिक बॉम्ब विच 30 किलोटन ट्रोटिल, जो भी मटेरियल है, जो भी एक कह लीजिए कि पूरा बॉम्ब है, एक कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ट्रोटिल इज 4.1 किलोजूल पर ग्राम। तो अब आप जरा इसको देखो, जो आपने बॉम्ब लिया वो 30 किलोटन का है और इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो 4.1 किलोजूल पर ग्राम दे रहा है ना, पर ग्राम। तो 30 किलोटन में कितने ग्राम होंगे? तो पहले 30 किलो को तो 10 की पावर 3 लिखोगे तो टन हो गया। अब टन का मतलब होता है फिर 1000 केजी को 1 टन बोलते हैं, तो 1000 का मल्टीप्लाई करोगे। तो इस तरह से 4.1 का मल्टीप्लाई करके इससे एनर्जी रिलीज निकाल सकते हो। तो पहले हमने निकाले नंबर ऑफ यूरेनियम 235 न्यूक्लियाई रिक्वायर्ड। क्या ये जो एनर्जी है 30 किलो टन से वो कितना हुआ? 4.1 10 की पावर 3, 1 किलो हो गया। ये किलो जूल को बदल दिया जूल में, और 30 किलो टन था तो किलो से 10 की पावर 3, टन से 1000, और फिर उसको ग्राम में बदला, केजी से ग्राम में बदला तो 10 की पावर 3 आ गया। क्यों? क्योंकि ये पर ग्राम दे रखा है। इतना हो गया। और हमें पता है कि इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, और एक न्यूक्लियस से कितना रिलीज हो रहा था एनर्जी? एक न्यूक्लियस से जो रिलीज हो रहा था वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 200 मेगा 10 की पावर 6, 1.6 10 की पावर -19, मतलब इसके इक्विवेलेंट हमें पता चल गया कितने यूरेनियम न्यूक्लियस होंगे। तो अब यूरेनियम न्यूक्लियस नहीं पूछा तुमसे, पूछा उसका मास। तो अब हमें पता है इससे टोटल नंबर ऑफ हमें यूरेनियम न्यूक्लियस निकल आए। तो n/Na से क्या हो जाएगा? आप कैलकुलेट कर लो, है ना, कि ये कितना अमाउंट होगा, मास निकाल सकते हैं। 1 मोल इक्विवेलेंट टू Na। तो इतने मॉलिक्यूल्स किसके इक्विवेलेंट होगा, कितने मोल होंगे वो हमने निकाल लिया, और साथ में मल्टीप्लाई करिए 235 10 की पावर -3 kg, क्योंकि ये एक न्यूक्लियस का जो मास है वो कितना है? 235, और केजी में लिखो 10 की पावर -3। इसको थोड़ा सा और देखो, n/Na का क्या मतलब हुआ? Na मतलब आवोगाड्रो नंबर इक्विवेलेंट टू 1 मोल। तो n में कितने मोल होंगे निकाल लिया, और उसके साथ मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हुआ।